हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो फाइनली आपका 12th एग्जाम एंड हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं एंड अभी आपको इस चैनल में दिखने वाले हैं टॉपर्स इंटरव्यू। ये इंटरव्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गए जूनियर्स के लिए, बिकॉज साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स के जो टॉपर्स है, यानी उन्होंने 90+ परसेंटेज लाए हैं, बहुत से सब्जेक्ट में 95 99 मार्क्स लाए हैं। इससे हम बात करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी गाइडेंस जानने की कोशिश करेंगे एंड पूरा स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था और कौन सी बुक्स रिफर करें अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये छोटी छोटी चीजें हम जानेंगे, बिकॉज एट द एंड आपका भी यही एम है कि मेरे को ये एक साल प्रिपरेशन करना है, 90+ परसेंटेज लाना है। तो जो इंसान ऑलरेडी ये जर्नी से गुजर चुका है, ऑलरेडी आप 90 पार परसेंटेज ला चुका है, वो आपके लिए एक सही रोल मॉडल है, वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है, राइट। तो आज के इंटरव्यू में हमारे साथ है सारंग महेंद्र खादीकर, जो की है कॉमर्स स्ट्रीम का, 94 परसेंटेज ला के 12th एग्जाम क्रैक किया है एंड इंग्लिश में 94 मार्क्स। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। एंड सारंग अपनी पूरा का पूरा डेली रूटीन बताने वाला है, बहुत सी चीजें, मतलब एट द एंड बच्चों के लिए एक प्यारी सी एडवाइस भी है सारंग के थ्रू। तो जरूर पूरा इंटरव्यू सुनना एंड आपके जूनियर्स के साथ शेयर करना, आस पड़ोस में शेयर करना, जो कमिंग 12th बोर्ड एग्जाम में अपियर हो गए 2024 या 25 में। ओके, so let us begin with the interview. First of all, hello Sarang, welcome to the channel. आपका मेरे चैनल में स्वागत है एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना मस्त Thank you मार्क्स so लाए हो। Thank you so much. वेलकम। एंड अभी मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली, तो रेडी रहो, आपको हर सवाल का आंसर देना है। ठीक है, तो पहले तो हम सारंग का इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है सारंग, कैन यू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? So my name is Sarang Mahendra Ketikar. I'm from Nagpur and I recently passed 12th class and I got 94% in it. And my college name is GS College of Commerce and Economics, Nagpur. वाह, ग्रेट। और जैसे तुमने 94% लाए हो, तो क्या तुम्हारा इतना ही एक्सपेक्टेशन था? आर यू सेटिस्फाइड या से ज्यादा So सोचे थे? yes, of course 90 above ही expectations था. But due to some health illness जो मेरा accounts का पेपर था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बिगड़ गया था. इसलिए मुझे सभी पेपर अच्छे गए थे, but accounts जो था, उसमें सिर्फ I got 88% in it. सिर्फ 88? 88 भी काफी अच्छे मार्क्स है यार। मतलब सारे Yeah. सब्जेक्ट में तो 90 बस प्लस आया है। आपको स्क्रीन पे सारंग का रिजल्ट दिख रहा होगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि इंग्लिश में 94 है एंड ओसीएम में 99 है। तो अभी सारंग जो है आगे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बताने वाला है, तो गौर से सुनना। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा हमेशा ये चाहते हैं कि मैं कम टाइम में कैसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करूँ। तो हमारे हाथों में एक yes. साल होता है, तो आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे थे? So कौन से? basically month does not matter because to be honest as I'm preferring for CA also तो मैंने 1.5 month में 12th की जो एग्जाम प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट की थी और जब मैंने 12th की एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने जो सीए की स्टडी थी उसको थोड़ा पॉज कर दिया बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू अचीव मोर मार्क्स इन 12th ऑल्सो ओके, सो दैट्स व्हाई आई डन माय 12th एग्जाम प्रिपरेशन इन 1.5 months. 1.5 months? कैन यू बिलीव दिस? मतलब यहाँ पे एक और मिथ टूटता है कि सबको ऐसा लगता है कि आपको 90 प्लस लाना है, यानी स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो ही आएगा। बट यहाँ पे सारंग बोल रहे हैं कि मैंने 1.5 महीने में अच्छे से पढ़ाई किया, मतलब फोकस्ड के साथ। ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने में मैंने सीए को भी इसमें डाला। क्या बोल रहे हैं, मैं सीए की पढ़ाई को पॉज कर दिया था। तो आप बोलने का मतलब ये है कि क्वालिटी स्टडी आप करोगे, एफिशिएंसी पे फोकस करोगे कि हाँ, मुझे 1.5 महीने में जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ, जितना 100% डाल सकता हूँ, है ना, उतना आउटपुट निकलता है। Yes. तो बहुत इससे अच्छी सीख मिलती है। आप लोग भी, बहुत से बच्चे यार ऐसे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन, जेडबल एमएससीटी क्या क्या साथ में लेके चलते हैं, तो उनके लिए बहुत Yes. बड़ी बात है ये। ओके एंड ग्रेट। तो क्या तुमने कोई कोचिंग क्लासेस लगाए थे या सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की? यस 11th के एंडिंग में मैंने 12th की क्लास लगाई थी ओनली फॉर अकाउंट्स बट मेरी जो सीए की स्टडी भी थी तो मुझे सीए की भी लेक्चर्स देखने थे सो आई एम अनेबल टू मैनेज द टाइम ओके, तो दैट्स व्हाई मैंने फिर आधे में ही मतलब 12th की जो ट्यूशन थी वो मैंने स्किप कर दी एंड मेरा पूरा फोकस सेल्फ स्टडी में ही रहा है. ओके, ओके। और मुझे भी यही लगता है कि सेल्फ स्टडी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एट द एंड आपको जो सारे आंसर लिख के आने होते हैं, अपने खुद से लिख के आने होते हैं। तो प्लीज या सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, मतलब गाइडेंस लो, बहुत सी चीजें सीखो, सामने वाले से आपको नहीं समझ में आ रही है, बट एट द एंड जो खुद बैठ के पढ़ाई करने का रिजल्ट वेरी मिलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
अच्छा, अभी हम आपका डेली रूटीन जानना चाहते हैं, क्योंकि यार हर बच्चा, सच बताओ ना, अभी जो जूनियर्स है वो पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम की, तो वो यही चाहते हैं कि मेरा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना Yeah. है। आप अपना डेली Hmm. रूटीन बता दो, क्या हुआ करता So there is no any particular schedule of my study, but yes, एक था, एंड मुझे अपना जो अप्रोच था वो मुझे अचीव करना था। तो मैंने सोचा था कि मुझे सारे जो मेरे पेपर्स है पास्ट ईयर के वो भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एंड मतलब पर्सनली आई थिंक कि जो मुझे टाइम टेबल का जो अप्रोच लगता है वो कहीं ना कहीं इट्स नॉट सुटेबल फॉर मी। वो मुझसे नहीं होता था टाइम टेबल डिसाइड है? करना। बिल्कुल। सो timetable is not a bad approach, but yes, you are in a position to as per your requirement you will be in a position to alter it or to change the time of your timetable, because mainly ऐसे chapters होते हैं जो थोड़े लेंदी हो जाते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं अपने जो टाइम टेबल को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज वो लेंदी होते हैं इसलिए। सो फॉर मी आई एम नॉट using any kind of timetable. ओके, ओके। तो यहाँ पे सारंग का बोलने का मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, पूरा अपना ना, कितने बच्चे सच में ऐसा करते हैं, मतलब पूरा एक एक घंटे का एक एक रूटीन बनाते हैं कि 4 से 5 बजे ये चैप्टर, 5 से 6 ये मतलब एक एक मिनट एक एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं, और उसमें से अगर एक चीज भी फॉलो नहीं होती है ना, तो फिर दूसरे दिन रिग्रेट करते हैं, अरे यार ये तो फॉलो नहीं हुआ, तो बहुत इम्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे सारंग का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल रहो, जो चीज जितना टाइम मांग रही है उसको उतना दो। हमको नहीं पता कि पढ़ाई करते वक्त वो चीज कितना टाइम ले लेगी, है ना। तो Yeah. इम्पोर्टेंट ये है कि स्टडी करने के लिए बैठो और पढ़ते रहो, और है ना, ये बोलना चाहते हो। Yes, yes ma'am, definitely. बट फिर भी अगर हम एक ओवरऑल पूछना चाहे कि 24 घंटे में से कितना घंटा आप स्टडी को देते थे, तो क्या बोलोगे? तो, घंटे मतलब मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, बट यस, अगर जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो आपको कहीं ना कहीं मतलब थोड़े बोर लगते हैं तो वो आप हम्म। सुबह करिए, एंड ओके। जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है वो हम्म। आपको रात को करिए। इट इज अ इंटरेस्टिंग और लॉजिकल शेड्यूल। बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे दिन बीतता है, बिकॉज हम जो मॉर्निंग है अपनी वो हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, सो जो बोरिंग सब्जेक्ट है अगर वो हम पहले करें तो उसका भी थोड़ा टेंस जो है वो कम हो जाता है, हम्म। एंड जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो उससे भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो एज इट इज रहता है, इट्स मेंटेन्ड। तो इसलिए जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो आप बाद में करिए। ओके, ओके। तो ये बहुत बड़ा आप एक मान लो फॉर्मूला बताया है सारंग ने, जहाँ पे आप मान सकते हो कि हार्ड सब्जेक्ट या बोरिंग सब्जेक्ट पहले उठाओ, फिर प्लस करो, उसका मतलब उसके यस, साथ कंबाइन करो इसको आपके फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि यस। एक दिन में पूरा दिन आप एक ही सब्जेक्ट को उठा के बैठे हो, या हार्ड सब्जेक्ट को लेके बैठे हो इंटरेस्टिंग, तो फिर क्या होगा, क्योंकि एट द एंड आपका 12th एग्जाम में तो सारे मार्क्स काउंट होने वाले हैं, आपको हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में लेके चलना है। तो ये आप ऐसा फॉर्मूला, ऐसा कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे ना, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस खत्म हो गया और हार्ड सब्जेक्ट एट द एंड हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। और अगर एंड जैसे हमारे पास 12th एग्जाम में सारे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होती है, उसके साथ यस, जैसे डाइजेस्ट 21 की कितनी सारी चीजें, आपके पास क्या आता है टेक्स्ट बुक के अलावा? सो माय मेन फोकस इज टेक्स्ट बुक, ऑफ कोर्स उसमें कंटेंट ज्यादा ही होता है, यू नो हम्म। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, मराठी, हिंदी, वॉट एवर इट इज, हम्म। इसमें क्या होता है, जो बोर्ड इशू करती है टेक्स्ट बुक, वो कहीं ना कहीं बहुत लेस कंटेंट देती है, तो इसके लिए डाइजेस्ट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। हम्म। And I personally think for eco subject, mainly for eco, we should have a reliable. ओके। The cost of it is in 200 rupees. उसमें ज्यादा कंटेंट है, एंड जब 8 मार्क्स का क्वेश्चंस हम अटेंड करते हैं, हम्म। सो तो उसमें बहुत मदद होती है रिलायबल की, बिकॉज उसमें ज्यादा कंटेंट दिया है एंड इन इजी लैंग्वेज दिया है वहाँ ओके, ओके। तो और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए? पे। यस। सो so for SP subject mainly, people thinks all student think कि SP जो ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब ओन वर्ड्स में लिखा जा सकता है, बट हम्म। इट्स नॉट, ओके। बिकॉज एसपी इज टॉकिंग अबाउट लॉ, हम्म। यू नो तो एसपी में क्या है, जो टेक्निकल वर्ड्स है लाइक रिजोल्यूशन, इंटरम, डिविडेंड, लाइक, सो हमें हम ओन वर्ड्स में सब कुछ नहीं लिख सकते, बिकॉज बिल्कुल। इट अफेक्ट्स आवर स्कोर। अगर हम्म। हमें अच्छा स्कोर करना है, 90 के अबव अगर स्कोर करना है, तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा बुकिश लैंग्वेज का भी यूज करना होगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मतलब ओन वर्ड्स में, बट यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओसीएन, yes, हम्म। it is all about own language। हम इसको own language में लिख सकते हैं, because it is very similar to the textbook जो इशू की है बोर्ड ने। ओके। बट ओसीएन में मेनली जो मेरा फोकस था, हम्म। एंड एज आई गॉट
एज आई गॉट 99 इन ओसीएम, सो मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा पैटर्न कैसा रहा पेपर का। सो मेरा जो फुल्ली पैटर्न ये रहा था कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, तो माय फर्स्ट पर्पस इज फर्स्ट मीनिंग, देन इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो देन डेफिनेशन, एंड देन स्टार्ट जो भी हमें पूछा है वो। हम्म, एंड यस, और जो मेनली इकोनॉमिस्ट जो कोटिंग करते हैं कि इसने वैसे कहा था, उसने वो कहा था, सो मेनली हमें इस पे भी फोकस करना है, और ये हमें एज इट इज स्टेटमेंट लर्न करने हैं, और वो हमें अपने क्वेश्चन में दिखाने हैं। उससे हमारा प्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा एंड इट्स हेल्पफुल टू स्कोर। एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये आंसर लिखने के टाइम जरूर अप्लाई करना, बिकॉज हम चीजें बहुत सारी पढ़ तो लेते हैं बट उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आंसर कैसे लिखने हैं उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि आपको जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले तो आंसर द फॉलोइंग जो होता है वो एनी 5 में से एनी 3 करना होता है। तो तीनों आंसर का सेम फॉर्मेट फॉलो करके अपना एग्जाम में लिख के आओगे ना, तो अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करता है, आपका भी काम आसान होता है कि अच्छा पहले मेरे को इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन कंटेंट, फिर कंक्लूजन, एंडिंग, वो सब देना है। तो जरूर ऐसा फोकस करो, बिकॉज देखो एट दी एंड चीजों को लिखकर ही आना है, तो स्टार्टिंग से ही फोकस करना यही। एंड यस। जो मेनली लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हम्म। हिंदी और इंग्लिश, तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं टोटली, एंड दे थॉट कि मतलब ये दिनों कुछ दिनों में हो जाएगा एग्जाम के पहले, बट इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता है। और अभी बोर्ड ने भी पैटर्न चेंज किया है इंग्लिश, मतलब सभी लैंग्वेजेस का। सो दे आल्सो प्रिज्यूम्ड कि बच्चे को कोई कुछ ज्यादा आना चाहिए, यू नो। सो दैट्स व्हाई हमें निगलेक्ट नहीं करना है। हमें यस, साइंस में भी फील्ड सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी। तो हमें क्या करना है, 1 आवर तो हमें देना ही है, हम्म। यू नो, फॉर एवरी लैंग्वेज सब्जेक्ट वी हैव टू गिव 1 आवर फॉर इट। ओके, तो अपना फाइनल फॉर्मूला ये बनता है, दिन की शुरुआत हो रही है, घंटे घंटे मत यस, देखो, सब्जेक्ट देखो, हार्ड सब्जेक्ट प्लस फेवरेट सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले यस। लो दिन का, इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, आपकी चॉइस है। तो ये ऐसा 3 चीज करोगे तो आपका लैंग्वेज भी कंप्लीट होता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे साइड बाय साइड लैंग्वेज मेरा कंप्लीट हो गया। बस आपको दिन का 1 घंटा निकालना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। एंड हार्ड सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा और फेवरेट सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही रहोगे, है ना, उसका टेंशन नहीं। तो ग्रेट। ओके, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे अभी यूट्यूब बहुत, मतलब जितने भी टीचर्स है, एजुकेटर्स है, वो आके मतलब इतना पढ़ा रहे हैं, एक एक लेसन पढ़ा रहे हैं, मैराथन लेते हैं इतने बड़े बड़े, क्या क्या यहाँ पे, मतलब इतना एक एक सब्जेक्ट के एजुकेटर्स अवेलेबल है। तो क्या आपने यूट्यूब का फायदा उठाया, या कितना यूट्यूब ने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प किया, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। सो मैं पहले यूट्यूब को ज्यादा प्रेफर नहीं करता था, ओके। बट व्हेन आई स्टॉप टू डू रेगुलर कॉलेज, और जब मैंने ट्यूशन भी स्किप कर दी, ओके। सो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूट्यूब से ही करना होगा, क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सो मेनली मैंने इंग्लिश और अकाउंट्स का जो सिलेबस था वो मेरा यूट्यूब से ही कंप्लीट हुआ है। एंड when we are talking about English, the way you teach, the way you took all the efforts, like is just like next level, you know. It has no limit. So yes. थैंक यू सो मच। और इधर पे मैंने कुछ बोलने के लिए नहीं बोली थी, पहले बता रही हूँ, नहीं मैंने कोई सारंग को पैसा दी बोलने के लिए ये सारंग के दिल से बात निकली है। And it is true and fact, and that's why I'm telling to you. थैंक यू सो मच। ओके, तो स्पेसिफिकली अभी मैं थोड़ा इंग्लिश के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है सारे स्ट्रीम वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो प्लीज मुझे तुम बताओ कि ये जो इतना बड़ा सिलेबस था, नॉवल, ग्रामर, राइटिंग स्किल, बहुत सारी चीज, वो तुमने कैसे कवर किए एंड क्या क्या चीज रिफर करे, और मेरी कौन तो कौन जो सी मेरा चीज आपको काम आई। यस। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंग्लिश को भी हमें उतनी ही टाइम देना है, हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना है। तो हम हर रोज पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हमारा मोटिव रहेगा कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, मेनली सिलेबस, हाँ यस, कोई लेसन्स हार्ड है, कोई लेसन्स इजी है। तो इजी वाले जो है वो पहले नहीं करने हैं हमें, जो पहले हार्ड है उसके तरफ हमें फोकस करना है, यू नो। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी ग्रामर यहाँ पे नया है, जो हमने 10th और 11th में पढ़ा है वही ग्रामर यहाँ पे। यस। सो जैसे as I got 94 in English, so my experience says is presentation of course जरूरी है मेनली, एंड जो मेनली मिथ है कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती इसलिए ही मतलब मार्क्स कटते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज माई हैंडराइटिंग इज गुड बट नॉट दैट मच गुड, सो पहले तो मैंने भी मतलब इंग्लिश में उतना 90 की होप नहीं रखी थी, बट व्हेन आई गॉट इट, सो फिर मुझे लगा कि यस इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ पॉसिबल। सही सो में। यस, सो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट निग्लेक्ट करते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग। इसमें भी बहुत स्कोर होता है।
और सबसे मेन टॉपिक है नॉवेल, जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं। सही बट नॉवेल इज इजी। बात। ओके, अगर आप शफक नाज़मान से अगर पढ़ते होंगे, सो इट इज सुपर डुपर इजी। नॉवेल इज वेरी इजी। फर्स्टली मुझे भी, जब मैंने 2-3 फैकल्टीज से पढ़ा नॉवेल, सो आई आल्सो फेल्ट कि यस इट इज हार्ड। मुझे मुझे लगा कि मुझे भी स्किप करना होगा अगर कोई भी क्वेश्चंस आ गए तो, बिकॉज जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, इट इज नॉट डिसाइडेड कि वही आने वाला है, कुछ अलग भी आ सकता है। फिर से बोलिए। सो इट इज नॉट सो इट इज नॉट डिसाइडेड कि मतलब जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस है वही आने वाला है। हम्म, सो मेन पर्पस यहाँ पे हमारा ये बनता है कि हमें पूरा नॉवेल समझना है, उसके कंटेंट और मेनली कैरेक्टर्स। क्योंकि बिल्कुल। अगर हम कैरेक्टर से भूल जाते हैं तो हमें मतलब वो भी नॉवेल ही क्या है वही नहीं समझता। तो हम्म, उसकी थीम समझना भी बहुत इजी है। अगर थीम आप समझते हो तो हम्म, इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व एंड टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन इन द नॉवेल। एंड great. जैसे मैंने नॉवेल, और एक मेन क्वेश्चन होता है सबके माइंड में कि नॉवेल, तो अगर हम क्वेश्चंस देखें तो गूगल पे बहुत बड़े बड़े बताते हैं नॉवेल के, तो कितना लिखा जाए। सो हमें ये फोकस करना है कि हम कम से कम आंसर में हम ज्यादा आउटपुट दे सके उन्हें। तो मैंने हाफ एन पेज पर क्वेश्चन के लिए लिखा था फॉर द नॉवेल। एंड जहां तक मेरा अप्रोच रहा है, तो मैंने पहले पैसेज, जो ये सेक्शन है, वो सॉल्व किया था। एंड आफ्टर दिस आई मूव फॉरवर्ड टू द नॉवेल, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप इट, एंड द क्वेश्चंस वर वेरी इजी। सो मुझे नॉवेल अटेम्प्ट करना था। एंड जो लास्ट था मेरा, मैंने पोएम सेक्शन जो था वो मैंने किया था ओके फॉर ओके, तो इंग्लिश। मतलब आपने डायरेक्टली ऐसा किए थे, कुछ पेजेस छोड़ के ऐसा किए थे, जैसे पैसेज नो नो, सॉल्व, डायरेक्टली नॉवेल राइट, क्वेश्चन नंबर डाल के वहाँ बस। पे इंस्ट्रक्शन आता है कि सीक्वेंस मैटर करता है वहां पे। बट अगर आप सेक्शन में से अगर आप एक पैसेज कर रहे हो फिर अनसीन पैसेज आप छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इट्स अफेक्ट्स योर स्कोरिंग। आप फिर मार्क कट सकते हैं। तो हम्म, आपको करना क्या, आप सेक्शन कौन सा भी चूज कर सकते हो पहले। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस, एंड देन फिर आपको दूसरे सेक्शंस आप सॉल्व कर सकते हो। बट एक आपको कंप्लीट सेक्शंस पहले करना है, जो बिल्कुल भी बिल्कुल। आप चूज करते हो। यस यस यस, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लीज लैंग्वेज को इग्नोर मत करना, बिकॉज एट द एंड लैंग्वेज आपके मार्क्स डिक्रीज भी कर सकता है अगर आपका 70। क्योंकि आपने अगर मेरा लाइफ रिजल्ट चेकिंग देख लोगे तो उसमें कितने बच्चों का हुआ है ऐसा कि बाकी सारे सब्जेक्ट में 90, 95, 99 आए हैं, बट इंग्लिश में 75, 76 आया, तो ओवरऑल परसेंटेज 95 आने की जगह 89 पे रुक गया। तो बहुत ऐसा होता है। तो प्लीज फोकस करिए, एंड जैसे बता रहा है कि सारंग की प्लीज नॉवल पे फोकस करना, वो पूरा अंडरस्टैंड, हर 4 नॉवल है उसकी स्टोरी समझ लो, और फिर उसको प्रॉपर कंप्लीट करना है। तो आप प्रायोरिटी लेकर चल सकते हो, एग्जाम से पहले प्रीलियम वगैरह मॉक टेस्ट आप दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, देन पोयम हो गया, तो आप सेक्शन वाइज चीजों को आगे पीछे कर सकते हो, टेंशन नहीं, क्वेश्चन नंबर पर सही डालना। ठीक है। ओके, सो सारंग से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के लिए मतलब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जो उनको हेल्प करती है कि उनका 90+ परसेंटेज आ जाए, बिकॉज यू आर द वन जो ये कर दिखाए हो, तो आपसे सवाल तो बनता है। So main problem student have nowadays is just they have short term objectives. So we should have a long term objectives, क्योंकि most of 70 to 75% बच्चे ऐसे करते हैं, जो भी पास्ट ईयर एग्जाम्स हम्म, जो भी एग्जाम्स हुए उसके क्वेश्चंस आए, सिर्फ उनको आईएमपी मार्क कर कर सिर्फ उनका प्रिपरेशन करते हैं। और जो हम्म, थोड़े लेस इंपॉर्टेंट वाले और जो एग्जाम में नहीं आए, उसको मतलब टोटली इग्नोर करते हैं। तो हम्म, हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, बिकॉज हमें स्कोरिंग पे ही फोकस नहीं करना है। you also should be you also should have improvise our knowledge. अगर हम्म, हम लॉन्ग टर्म रखेंगे एंड हमारा अप्रोच अगर लॉन्ग टर्म होगा, तो हम्म, मार्क्स तो ऐसे स्कोर होने ही वाले हैं। सो बिल्कुल। 90 इज नॉट लाइक हार्ड टू अचीव, इट इज हम्म, इजी, बट यू हैव अ पैशन एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम बोलते हैं ना, एकदम फिलोसॉफिकल बातें भी हो रही है कि जैसे सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, इसको कुछ इस तरीके से पढ़ो कि हाँ मैं कुछ अगर नॉलेज ले ही रहा हूँ तो इसको मैं ऐसी नॉलेज मान के क्यों ना लूं कि मुझे आगे भी काम आए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा माइंडसेट वैसे ही बन जाता है कि हाँ मैं कुछ नॉलेज गेन कर रहा हूँ, उसके पर्सपेक्टिव से जब आप चीजों को पढ़ने लगते हो, फिर वो आपका बोर्ड का सिलेबस क्यों ना हो या बाकी की कोई भी चीज क्यों ना हो, वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फिट होती है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है, एग्जाम में तो काम आएगी, आगे भी काम आएगा, राइट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो। ग्रेट, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ओके, तो फिर अगर आप ऐसे माइंडसेट से अपनी पढ़ाई करते हो तो फिर 90, 95, 96 लाना बहुत आसान बन जाता है। ग्रेट। ओके,
तो अभी सारा फाइनली यार तुम्हारा 12th तो पास हो गया, जो एक जर्नी जो होती है, एक माइलस्टोन होता है स्टूडेंट की लाइफ का, वो कंप्लीट हो चुका है, 10th कंप्लीट, 12th कंप्लीट। अब फ्यूचर में क्या गोल है, क्या प्लान? So my future goal is that I want to attach CA as a prefix of my name. Of course, I want to become CA in future. So अभी मुझे BCom and CA combinedly करना है. ओके And let's see. ओके, तो आपने जून का अटेम्प्ट देने वाले हो या सितंबर वाला? So June 24. जून 24, ओके 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 ओके, ठीक है। No, no. क्या? 24 डेट है तो पेपर स्टार्ट अच्छा होने अच्छा वाला अच्छा, है. ओके ईयर 20। ओके नो प्रॉब्लम, तो ठीक है yes, ग्रेट, June. मतलब 1 मंथ है ओनली। ओके ग्रेट, ऑल द बेस्ट, Yes. वहां पे भी फोड़ना है, 12th तो मस्त निकल गया है, अब सीए में भी। ग्रेट। हाँ, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का आपका प्लान कुछ बना हुआ है? So मेरे पास दो चॉइस है अभी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से मैंने 12th पास किया, that college, that is GS College of Commerce and Economics, and the second is Dr. Baba Saheb Ambedkar College. So let's see कौन सा मैं चूज करता हूँ after discussion of my elders. ओके ग्रेट ग्रेट, आई होप जो भी कॉलेज में तुमको एडमिशन चाहिए वहां पे तुम्हारा हो जाए, एंड हो ही जाएगा अभी तो, टेंशन नहीं। Yes, जिस तरीके से तुम अपनी पढ़ाई को लेके चलते हो, जिस तरीके से तुम्हारा माइंडसेट है, हार्ड वर्क, yes. डेडिकेशन, मतलब स्पेशली होता है कि बच्चे, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखी हूँ जो ना बहुत पढ़ाई करते हैं, मतलब 10 महीना 11 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो एक प्रॉपर ट्रैक में नहीं करते, उनका माइंडसेट ही नहीं होता है कि किस लेवल पे मेरे को इसको करना अगर है, हम क्या चीजें साथ में लेके चलनी है ना? हाँ अगर हम 24 मतलब अगर हम 12 आवर्स पढ़ रहे हैं डेली, सो कहीं ना कहीं हमें ब्रेक और पॉज लेना बहुत जरूरी है. बिल्कुल। और जो भी एंटरटेनमेंट के लिए भी जो भी है, वो भी हम्म हमें उसको उसको भी फॉलो हमें करना है. अदरवाइज क्या हो जाता है, जो हमारा ये रूटीन है पढ़ाई करना, इट्स लाइक ये बन जाती है मगअप करना एक तरह बिल्कुल। का. तो हम्म फिर वो जो हमारा टेंशन होता है, हम पैनिक होते हैं जब हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है, तो हम्म तब हम ये जो सारी चीजें हम भूलने लगते हैं. तो हम्म हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है. टू हम्म, ऑल्सो शुड डू अनदर थिंग्स जो हमें हैप्पीनेस दे. बिल्कुल बिल्कुल। और ये पॉइंट से मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना है। जैसे बहुत से बच्चे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा परसेंटेज लाए हैं, ठीक है, 97 98 वालों से भी मेरी बात हुई है, तो मैंने उनको भी अप्रोच करी, मतलब मैंने वैसे तो बहुत सारे बच्चों को अप्रोच करी हूँ, तो उनका क्या है कि उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, कि मतलब कि आई एम वेरी कैमरा शाय पर्सन, मुझे सोशल एंजाइटी है, मैं सामने नहीं आ सकता। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 6 बच्चों ने सेम बात बोला। तो मुझे क्या ऐसा लगा पता है, मैं तो ऑफकोर्स उनको मोटिवेट करी, बट मुझे ये पता चला कि ये बच्चे वो है जो पूरा 24 घंटा अपने आप को बंद कर देते हैं, या पूरा सोशली अपने आप को, बोलते हैं ना, एकदम बंद करके पढ़ाई करते हैं, तो फिर एट द एंड, जैसा आप बोल रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, अपने आप को एक्सप्लोर भी करना चाहिए, पैशन भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। अगर आपने इतने सारे मार्क्स लाए, बट वो मार्क्स आप अपने आप किसी और को शो करने के लिए इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, बताओ फिर कैसे चलेगा ना? अभी मैंने उनको बोली भी, जैसे बहुत से बच्चे, नाम तो ऑफकोर्स लूंगी नहीं, बट मैंने उनको बोली कि यार यू आर द इंस्पिरेशन, आप ही तो इंस्पिरेशन हो जो आगे जूनियर्स को गाइड करोगे, यस. छोड़ोगे। तो अगर आप ही अपने मार्क्स को नहीं कॉन्फिडेंटली बता पाओगे या सामने नहीं आ पाओगे, तो फिर कौन करेगा? राइट, तो ये चीज प्लीज मत करना अपने आपको, ऐसा नहीं कि बस मार्क्स लाना है और उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में, प्लीज। ठीक है, सो सारंग, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड बहुत अच्छे एक होता है ना कि एक होना चाहिए यार, ऐसा ही स्टूडेंट मुझे पसंद आते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंट होते हैं, चीजों एकदम अच्छे से शेयर करते हैं खुल के, एंड माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो बहुत अच्छा लगा। एंड बस लास्टली, जो अपकमिंग जूनियर्स है, उनको अपनी तरफ से जो भी दिल में आपको टिप्पणी देनी है, एडवाइस देना है, आप दे सकते So I want to give advice to the upcoming student of 12th as well as for every student. Is just keep faith in yourself because it is very important. Okay, and just believe in yourself. And if you have believe in yourself now, you can. The miracles everywhere happens. हो। बिल्कुल। अगर आपको 90 की हॉबी नहीं है, आपने 10th में भी अगर 70 स्कोर किया है या इवन इट इज 60, 90 अभी भी क्रैक कर सकते हो. इट इज नॉट दैट मच इम्पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. ओके ग्रेट, क्या बात है। पैशन होना चाहिए. हम्म, सही बोले, एकदम सही बोले हो, कि खुद पे विश्वास अगर है इंसान को, तो सच में जादू हो जाता है। ठीक है। एंड मेनली आई एम लोअर इंग्लिश स्टूडेंट, तो मेरे लिए इंग्लिश में 90 के अबव स्कोर करना, इट्स लाइक डबल चैलेंज फॉर मी. बट बिल्कुल यस आई डिड. बिल्कुल बिल्कुल कर दिखाए हो तुमने। एंड अभी ये तुम्हारा इंटरव्यू जो है सालों साल तक इस चैनल पे अवेलेबल होगा, कितने सारे बच्चे आपकी ये बात सुन के मोटिवेट हो गए, इंस्पायरर हो गए, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। तो बहुत
अच्छा लगा। And thank you so much, ma'am, for giving me an opportunity to talk here because it is my pleasure कि मैं आपके चैनल पे as an video में अपलोड अभी होने जा रहा हूँ. So it's like very much big achievement for me. यस, आप डिजर्व करते हो ऑफ कोर्स। मैं तो पहले से बता के रख रही थी मैराथन के वक्त भी कि देखो एट द एंड अपना यही है कि सबको अच्छे परसेंटेज लाने हैं। जो भी बच्चा एकदम अच्छे परसेंटेज लाएगा, इंटरव्यू मेरा चैनल पे अपलोड होने वाला है। ओके, अच्छा, ये मैराथन से मेरे को याद आया कि एग्जाम के पहले जो थे मतलब बड़े बड़े मैराथन टीचर्स लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ली हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट की भी टीचर्स लेते हैं। तो प्लीज एज अ स्टूडेंट तुम अपनी तरफ से मुझे बताओ, क्या वो चीज हेल्पफुल होती है या नहीं होती है मैराथन? डेफिनेटली मैराथन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हम हर रोज एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक दो टॉपिक पढ़ते हैं, बट हम मैराथन में जो हमने साल भर में पढ़ा वो एग्रीगेट करके हमें पता चलता है कि हमने इतना पढ़ा है और हमारा सिलेबस इतना है। एंड इट इज मेनली इम्पोर्टेंट फॉर यस अकाउंट सब्जेक्ट स्पेशली, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है हम भूल जाते हैं कि हमें ये करना है। सो यस, मैराथन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट स्पेशली फॉर अकाउंट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन ऐसा मान सकते हो कि आपने पूरे साल कुछ पढ़े हो, अब उसका रिवीजन करना है, क्योंकि एट द एंड यस रिवीजन भी अपने को पूरी बुक का करना होता है। पढ़ाई तो क्या थोड़े थोड़े दिन में हम पूरी कवर कर लेते पूरी बुक, एक साल में, 10 महीने में, जो भी 6 महीना आपने लगाए हो। बट एग्जाम के 3 दिन पहले पूरी बुक को रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे मैराथन्स आपके हेल्प करेंगे। तो यस, और ये मैराथन एंड में हेल्प करेगी। इतने बच्चे शॉर्टकट मारते हैं मतलब पढ़ाई, अभी तो क्या मैराथन सब सेव है यूट्यूब पे तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ। उनके लिए ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है क्योंकि वो डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि उनको सिलेबस का पता नहीं रहता एंड वो कंस्टेंटली मैराथन देखते हैं, तो उन्हें भी डिस्करेज फील होता है कि हमें कुछ आता ही नहीं। बिल्कुल। तो प्लीज पहले एक एक टॉपिक को शिद्दत से पढ़ो, आराम से पढ़ो, टाइम लेके पढ़ो, नोट्स बनाओ, और फिर एग्जाम के 15-10 दिन पहले मैराथन देखो, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। काफी आसान है, खुद पे भरोसा रखो और माइंडसेट ऐसा बनाओ कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे एज ए इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, ऐसा बस लिखने के तौर पे नहीं पढ़ना है। ठीक है। एंड यस, बहुत अच्छा लगा सारंग आपसे बात करके, एंड बहुत वैल्यूएबल चीजें आपने बताए हो, अपकमिंग स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। एंड फ्यूचर्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत सारे विशेष, एंड एग्जाम के लिए भी एकदम ऑल द बेस्ट। एकदम अच्छे से 1 महीना 1.5 महीने में इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो फिर अब ये 1 महीना तो आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे, बहुत अच्छा है। ग्रेट, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडेवर्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।